सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल क्रैक एंड सेट। तो पिछली वीडियो में हमने थियरी कंप्लीट कर दिया था ईएमएफ एंड एसी का, और हमने एक गूगल फॉर्म भी प्रोवाइड किया था क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। तो अगर आपने वीडियो ना देखा हो तो या गूगल फॉर्म ना देखा हो तो फिर अभी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आके आप गूगल फॉर्म देख लीजिए और सॉल्व कर लीजिए। और इस वीडियो में हम उस उन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है सोलेनॉइड के ऊपर। तो पहले देखते हैं हमें क्या क्या दिया हुआ है। तो हमें दिया हुआ है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है सोलेनॉइड का 15 टर्न्स पर सेंटीमीटर। यूनिट्स का हमेशा ध्यान रखना है हमें। और इस एक लॉन्ग सोलेनॉइड है जिसमें 15 टर्न्स पर यूनिट सेंटीमीटर है, और उसके अंदर एक स्मॉल लूप है जिसका एरिया है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। और वो लूप है नॉर्मल टू द एक्सिस, लूप का प्लेन। तो ठीक है, मतलब अगर हमारा सोलेनॉइड कुछ ऐसे है, उसका मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है और लूप कुछ ऐसे है, मतलब समझ रहे, वो मैग्नेटिक फील्ड लूप से पास कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लूप के परपेंडिकुलर है। तो इसमें हमें पूछा है तो इसमें हमें पूछा है कि ये जब करंट कैरिड बाय सोलेनॉइड चेंज हो रहा है फ्रॉम 2 एम्पियर्स टू 4 एम्पियर्स इन 0.1 सेकेंड। तो डेल्टा आई इक्वल्स 2 एम्पियर्स और डेल्टा टी इक्वल्स 0.1 सेकेंड्स। तो लूप में ईएमएफ कितना इंड्यूस हो रहा है। तो पहले हम देखते हैं कि ईएमएफ इंड्यूस क्या होता है। माइनस एन डी फाइव बाई डी टी। अभी ये एन लूप का रहेगा कि लूप में कितने टर्न्स है। तो लूप में तो टर्न्स दिए नहीं है तो हम वन मानेंगे। ये हो जाएगा माइनस डी फाइव बाई डी टी। अभी डी फाइव बाई डी टी क्या होता है, मतलब फाइव क्या होता है, बी ए। इधर हमें जो दिया एरिया चेंज नहीं दिया हुआ है कि कोई भी हालत में एरिया चेंज ऐसे कुछ नहीं है कि लेंथ चेंज नहीं हो रहा, लूप हिल भी नहीं रहा है, एरिया भी सेम रहेगा। तो डी फाइव बाई डी टी को मैं ए डी वी बाई डी टी लिख सकता हूँ। अब मेरा बी क्या है, बी तो सोलेनॉइड का है, तो वो म्यू नॉट एन आई है। तो हो जाएगा ए डी बाई डी टी ऑफ म्यू नॉट एन आई। अभी मेरा म्यू नॉट एन तो कांस्टेंट है, क्योंकि म्यू नॉट तो कांस्टेंट है, एन तो नंबर ऑफ टर्न्स पर सेंटीमीटर ऑफ सोलेनॉइड है, वो भी कांस्टेंट है। हो जाएगा ए म्यू नॉट एन डी आई बाई डी टी। तो मैं लिख सकता हूँ ई इक्वल्स माइनस ए म्यू नॉट एन डी आई बाई डी टी। अब मेरा डी आई क्या है, डेल्टा आई जो है, मेरा आई 2 से 4 बन रहा है, तो डेल्टा आई 2 है, क्योंकि 4 माइनस 2 तो 2 होता है। हो जाएगा माइनस ए म्यू नॉट एन इंटू 2, डेल्टा टी 0.1 सेकेंड है। तो पुट कर देते सारे वैल्यूज। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ था गूगल फॉर्म में कि सेंटीमीटर में ही करना है, तो एरिया को मैं सेंटीमीटर में ही रखूंगा। और मैग्नीट्यूड पूछा है इधर, तो मैं साइन को भी इग्नोर कर सकता हूँ। 2 इंटू म्यू नॉट इंटू 15 इंटू, ठीक है, 20। तो क्वेश्चन में हमें मीटर में ही कन्वर्ट करना है इसमें, तो हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं। एन को हम कन्वर्ट करेंगे तो सेंटीमीटर नीचे, तो ऊपर 100 मल्टीप्लाई आ जाएगा, क्योंकि सेंटीमीटर को जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे वो 100 से डिवाइड होगा, और क्योंकि सेंटीमीटर नीचे तो 100 ऊपर आ जाएगा, तो 1500 टर्न्स पर मीटर। और एरिया हो जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर। तो इसको पुट कर देते हैं, 2 इंटू 10 टू द पावर -4, और ये हो जाएगा 1500। तो ये हो जाएगा 2 इंटू म्यू नॉट इंटू 1500 इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर -1। 15 हो जाएगा, 100 निकाल दिया और इससे 0 निकाल दिया। ये हो जाएगा 6 म्यू नॉट, 60 बन जाएगा और 10 वापस कट जाएगा। तो 6 म्यू नॉट है हमारा आंसर। हमारा इंड्यूस करंट हो जाएगा 6 म्यू नॉट। बहुत छोटा वैल्यू है बट ठीक है। तो किसी को अगर नहीं समझा हो तो फिर वो कमेंट में बता सकता है, वापस बता देंगे। आगे बढ़ते हैं। रेक्टेंगल वायर लूप ऑफ साइड्स 8 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर विद अ स्मॉल कट मूविंग आउट ऑफ अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 0.3 t डायरेक्टेड नॉर्मल टू द लूप
what is the EMF developed across the cut if the velocity of the loop is 1 centimeter per second in direction normal to the longer side? In direction normal to the longer side. ठीक है, तो पहले हम डायग्राम बना लेते हैं. हमारे पास एक रेक्टेंगुलर वायर लूप है, तो इसको लॉन्गर साइड ले लेते हैं 8 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, फिर वापस 8 सेंटीमीटर. इधर एक कट मान लेते हैं. हम्म क्योंकि मैं बाद में बताता हूँ उसका रीजन मेनली. 8 2 2 और b इक्वल्स 0.3t. हम्म तो इसमें आप पहले सोच रहे हैं कि इसमें लूप में माइनस डी फाइव डी टी से ईएमएफ डेवलप होगा, बट ऐसा नहीं होगा इसमें, क्योंकि ये लूप कंप्लीट नहीं है, स्मॉल कट आ गया है ये वाला. हम्म तो इसमें कैसा रहेगा, ये हिल रहा है ना, तो हमने हिलने का भी देखा था कि अगर एक रॉड हिलता है तो उसमें ईएमएफ डेवलप हो जाता है बीएलवी से, तो इधर वो लगेगा. और इसको मैं ऐसे मान लेता हूँ बी का डायरेक्शन, मतलब बी का डायरेक्शन तो जरूरी है नहीं, क्योंकि इधर बस ये इंपॉर्टेंट है कि वो नॉर्मल है टू द लूप, बी का डायरेक्शन. तो इधर v भी दिया हुआ है, v इक्वल्स 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड. ये वाला हम सेंटीमीटर में करेंगे, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सेंटीमीटर में करना है ये वाला. और फिर लेंथ है 8 सेंटीमीटर, L1 इक्वल्स 8 सेंटीमीटर, L2 इक्वल्स 2 सेंटीमीटर. हम्म तो इधर में दिया हुआ है कि मूव कर रहा है नॉर्मल टू द लॉन्गर साइड में, इसलिए मैंने भी ऐसे बनाया है. तो अब मैं बताता हूँ मैंने ये कट इधर क्यों माना. हम्म क्योंकि इधर में दिया हुआ है कि डायरेक्शन इज मूवमेंट नॉर्मल टू द लॉन्गर साइड, मतलब वो ऐसे जा रहा है. अभी अगर कट इधर होता तो हमारा जो मूवमेंट है वो इसके डायरेक्शन में हो जाता. मतलब अगर कोई रॉड ऐसे हिल रहा है तो फिर तो उसमें एबीएफ इंड्यूस नहीं होगा ना, मैग्नेटिक फील्ड से उसको परपेंडिकुलर होना पड़ता है. आप सोच रहे रहेंगे कि अगर ऐसे होगा तो फिर ये साइड और ये साइड में ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, बट ऐसा होगा कि इन दोनों में अपोजिट होगा ईएमएफ इंड्यूस, तो फिर वो कट जाएगा एक दूसरे से. समझ रहे हैं, क्योंकि दोनों में ऐसे होगा, तो फिर हम जब जाएंगे नेट लूप में तो फिर वो कट जाता है, इसलिए ईएमएफ इंड्यूस नहीं हो पाता वैसे अच्छे से. इधर आ गया तो फिर ये दोनों साइड ऐसे हो जाएगा. तो अगर हम पॉइंट ए और पॉइंट बी के क्रॉस देखेंगे तो वोल्टेज तो सेम हो गया, तो वोल्टेज इंड्यूस ऐसे जीरो हो जाएगा. तो इसलिए हमने कट ऐसा माना है, ताकि हमारा प्रॉपरली कुछ ईएमएफ इंड्यूस हो पाए. तो इधर हम देखेंगे तो ये साइड और ये साइड का तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये साइड ये लाइन मतलब जिस डायरेक्शन में हिल रहा है वो साइड उसी वे में है. तो ये हो जाएगा हमारा बी एल वी. और ये सिर्फ इस साइड पे आएगा, क्योंकि ये साइड तो टूटा हुआ है, तो सिर्फ इधर आ रहा है. हम्म, तो इसमें ये कैसा आएगा, तो इससे आ जाएगा हमारा 0.3. अभी क्योंकि सेंटीमीटर में करना है तो मैं सेंटीमीटर में रख रहा हूँ. 8 लिया है क्योंकि हमारा हम ये वाले साइड का ले रहे हैं ना, तो 8 सेंटीमीटर लेंगे इंटू वन, तो जाएगा 2.4. ये हमारा ईएमएफ डेवलप. आगे बढ़ते हैं. तो एक पेयर ऑफ एडजेसेंट कॉइल्स है, ऐसे मान लेते हैं, जिनका म्यूचुअल इंडक्टेंस m है 1.5 h. अभी एक कॉइल में करंट चेंज हो रहा है फ्रॉम 0 to 20 एम्पियर्स, तो डेल्टा आई इक्वल्स 20 और डेल्टा टी इक्वल्स 0.5. व्हाट इज द चेंज इन फ्लक्स लिंकेज विद द अदर कॉइल. तो हमें मालूम था कि फॉर्मूला होता है एल आई इक्वल्स एन फाइव, तो इसी से कर लेंगे हम. चेंज इन फ्लक्स लिंकेज निकालना है ना. तो फिर वो हम ये क्या बोलते हैं, इधर हम चेंज इन फ्लक्स लिंकेज पर यूनिट टाइम में निकालेंगे. तो हम निकालेंगे एम डी आई बाई डी टी इक्वल्स एन डी फाइव बाई डी टी. अभी एन हमें दिया हुआ नहीं है तो हम वन मानेंगे, तो हमारा डी फाइव बाई डी टी आ जाएगा 1.5 इंटू डेल्टा आई 20 और डेल्टा टी 0.5, तो ये हो जाएगा 60. डायरेक्ट फॉर्मुला क्वेश्चंस आ रहे हैं बस, ये ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम में भी आएंगे. आगे बढ़ते हैं. तो एक 1 मीटर लॉन्ग मेटालिक रॉड है जो रोटेट कर रही है विद एंगुलर फ्रीक्वेंसी
रोटेट कर रही है ये रॉड और वो एक एंड से रोटेट कर रही है, तो मैं लेंथ या फिर रेडियस सेम मान सकता हूँ 1 मीटर। और ओमेगा है इक्वल्स 400 रेडियंस पर सेकेंड। बट एक्सिस नॉर्मल टू द रॉड पासिंग थ्रू वन इट्स बेंड, मतलब रॉड ऐसी है और पूरा ऐसे घूम रही है और इधर एक रिंग है। नहीं गलत हो गई, रिंग ऐसे मान लेता हूँ मैं, ये रॉड सेंटर से ऐसे घूम रही है। बी इक्वल्स 0.5 t और वो नॉर्मल है बी, उसे इनटू द प्लेन आउट ऑफ द प्लेन मान सकते हैं। तो कैलकुलेट द ईएमएफ डेवलप्ड बिटवीन द सेंटर रिंग, ये डायरेक्ट फॉर्मूला क्वेश्चन है जो हमने डिस्कस किया है क्लास में। और इसका रहता है 1/2 ओमेगा आर स्क्वायर बी, हो जाएगा 1/2 इंटू 400 इंटू R1 है 0.5, ये हो जाएगा हमारा 100 वोल्ट्स। आगे बढ़ते हैं। तो इधर हमें करंट एक सर्किट में गिर रहा है 5 एम्पियर से 0 एम्पियर में, तो डेल्टा आई इक्वल्स -5 एम्पियर, डेल्टा टी इक्वल्स 0.1 सेकेंड और एवरेज ईएमएफ ई इक्वल्स 200 वोल्ट्स। तो गिवन एस्टिमेट ऑफ द सेल्फ इंडक्टेंस, तो हमें मालूम है ये होता है -L/di/dt, तो 200 इक्वल्स -L इंटू -5/0.1, डी आई मतलब डेल्टा आई तो -5 है और डेल्टा टी 0.1 है, तो हम एल सीधा निकाल पा रहे हैं 200/50 इक्वल्स 4 हेनरी। मैंने थोड़ा तेज क्या रहेगा ये, तो फिर अगर किसी को भी ना समझा हो तो फिर वो बता सकता है मुझे कमेंट सेक्शन में। तो मैं एक बार वापस भी बता देता हूँ ये। तो मैं दिया हुआ है कि करंट गिर रहा है एक सर्किट में फ्रॉम 5 एम्पियर्स टू 0 एम्पियर्स, तो मैंने डेल्टा आई को -5 लिखा और वो 0.1 सेकेंड पर है, तो मेरे पास डेल्टा टी भी है। इधर हमें दिया हुआ है कि एवरेज ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है 200 वोल्ट्स का। तो हमें ये मालूम है कि जो इंडक्टर रहता है, ये कॉइल ही है ना, हम कॉइल मान रहे हैं इधर क्योंकि सेल्फ इंडक्टेंस दिया हुआ है। तो फिर इंडक्टर में क्या रहता है हमारा वोल्टेज ई इक्वल्स -L/di/dt मान रहे हैं। तो फिर बस फॉर्मूले में पुट कर दिया, ई इक्वल्स 200, एल हमें निकालना है, डी आई इक्वल्स -5 और डी टी इक्वल्स 0.1। इधर से हमें आ गया इंडक्टेंस का वैल्यू। तो एक 100 ओम का रेजिस्टर है जो कनेक्टेड 220 वोल्ट्स एसी सप्लाई से 50 हर्ट्ज के, आर इक्वल्स 100 ओम्स, एफ इक्वल्स 50 हर्ट्ज, वी एम इक्वल्स 220 वोल्ट्स। आरएमएस वैल्यू निकालना है करंट का, तो वो क्या रहेगा हमारा, आई आर एम एस इक्वल्स वी मैक्सिमम डिवाइड बाई रूट टू, नहीं सॉरी, आई मैक्सिमम बाई रूट टू, आई एम बाई रूट टू। आई एम होगा मेरा वी एम डिवाइड बाई आर, तो ये हो गया वी एम डिवाइड बाई आर रूट टू, हो गया 220 डिवाइड बाई 100 रूट टू, ये जाएगा मेरा 2.2 डिवाइड बाई रूट टू, जो मेरा आता है अप्रोक्सीमेटली 1.56, अप्रोक्सीमेटली 1.56 एम्पियर्स। ये भी एक डायरेक्ट फॉर्मूला क्वेश्चन ही है, हमने पिछले लेक्चर में ही डिस्कस किए हैं आरएमएस वैल्यूज। आगे बढ़ते हैं। तो एक 44 मिली हेनरीज का इंडक्टर है, एल इक्वल्स 44 इंटू 10⁻³ H। अभी वी मैक्सिमम है 220 वोल्ट्स, ओमेगा है 50 100 पाई हर्ट्ज, 100 पाई क्योंकि ओमेगा 2 पाई एफ, तो एफ हमें 50 दिया हुआ है तो 100 पाई हो गया। आरएमएस वैल्यू निकालना है करंट का वापस। तो इंडक्टर में हम इंडक्टिव रिएक्टेंस निकालेंगे, तो होता है वो ओमेगा एल, 4.4 पाई 44 इंटू 10⁻³ तो 100 से ये 10⁻³ में से 10⁻², निकाल दिया, तो 4.4 बन गया और पाई में डिवाइड कर दिया। अभी आरएमएस वैल्यू निकालना है, तो वो क्या हो जाएगा, आई आर एम एस इक्वल्स आई मैक्सिमम बाय रूट टू, जो कि हो जाएगा वी मैक्सिमम बाय एक्सएल रूट टू, हो जाएगा 220 डिवाइड बाय 4.45 रूट टू, तो इसका वैल्यू आ जाएगा हमारा, और ये आ जाता है हमारा अप्रोक्सीमेटली 11.25। आगे बढ़ते हैं। तो ये भी एक सिमिलर क्वेश्चन है कैपेसिटर के साथ। तो सी हमारा दिया हुआ है 60 मिली फैराड्स, तो फिर बेसिकली आई आर एम एस को हम लिख सकते हैं आई एम डिवाइड बाई रूट टू, आई एम इक्वल्स वी एम डिवाइड बाई एक्स सी।
एक्स सी होता है 1/ओमेगा सी, ये हो जाएगा वी एम ओमेगा सी। तो आई आर एम एस इक्वल्स वी एम ओमेगा सी डिवाइड बाई √2। अभी वी एम दिया हुआ है 110, ओमेगा इक्वल्स 2 पाई एफ, तो 2 पाई इंटू 60, और ये है 60 × 10⁻³ डिवाइड बाई √2। तो याद आ जाता है हमारा अप्रोक्सीमेटली 1760 एम्पियर्स। आगे बढ़ते हैं। तो एक चार्ज, ठीक है, हाँ, तो इसमें हमारा एक कैपेसिटर है जो चार्ज है, और वो कनेक्ट किया गया है एक इंडक्टर से। 30 मिली फैरेड्स, 27 मिली हेनरीज। तो इसमें हमें पूछा है ये लोग ने कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या रहेगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्री ऑसिलेशंस। तो फिर ये देखने में थोड़ा नया लग रहा रहेगा, बट ये एक्चुअली रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी काफी सिमिलर है। तो बेसिकली इधर इधर हमारा रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या रहेगा आपके हिसाब से? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के लिए हम क्या करते हैं, एक्सएल माइनस एक्स, या फिर उल्टा कर देते हैं, इक्वल 0। फिर ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी इक्वल 0, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स 1/LC। तो ओमेगा इक्वल्स 1/√LC। तो यही है हमारा इधर एंगल फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्री ऑसिलेशंस। हो जाएगा 1/√30 × 27। ये हो जाता है हमारा अप्रोक्सीमेटली, इधर हमारा एक 10⁻⁶ भी आ जाएगा, क्योंकि हमारे दोनों मिली में है। तो ये हो जाएगा 10⁻⁻�6 का रूट लेंगे तो फिर -3 हो जाएगा और ऊपर चल जाएगा, 10³ √810। तो ये आ जाएगा हमारा अप्रोक्सीमेटली 35 रेडियंस पर सेकेंड अप्रोक्सीमेटली। तो आगे बढ़ते हैं। तो एक सीरीज एलसीआर सर्किट है विद आर इक्वल्स, ये ओम हो जाएगा इधर, आर इक्वल्स 20 ओम्स, एल इक्वल्स 1.5 हेनरी, एंड कैपेसिटेंस इक्वल्स 35 मिली हेनरीज। तो इधर पूछा है, अगर एक वेरिएबल फ्रीक्वेंसी 200 वोल्ट एसी सप्लाई है, तो वन फ्रीक्वेंसी ऑफ द सप्लाई इक्वल्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट, व्हाट इज द एवरेज पावर ट्रांसफर्ड थ्रू द सर्किट इन वन साइकिल। तो हमने पिछले क्वेश्चन में ही डिस्कस किया कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी मतलब इधर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की बात की जा रही है। तो अगर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, तो हमारा एक्स सी माइनस एक्सएल 0 हो जाएगा। हमारा जेड क्या होता है, √r² प्लस एक्स सी माइनस एक्स एल का स्क्वायर होता है। तो एक्स सी माइनस एक्सएल 0, तो फिर हमारा जेड इक्वल्स आर हो गया। हमारा आई एम इक्वल्स वी एम डिवाइड बाई जेड होता है। तो मेरा आई एम हो गया वी एम डिवाइड बाई आर। और एवरेज पावर ट्रांसफर्ड हो जाएगा हमारा, ये पावर ट्रांसफर मतलब वोल्टेज सोर्स से कितना जा रहा है, तो वो हो जाएगा हमारा V इंटू आई होगा। हम्म, अभी क्योंकि इधर कोई कैपेसिटर या इंडक्टर एलिमेंट का इफेक्ट आ नहीं रहा जेड में, तो फिर एंगल भी चेंज नहीं आएगा। तो फिर V इन, तो फिर अगर हमारा V इक्वल्स वी एम साइन ओमेगा टी रहेगा, तो मेरा I इक्वल्स आई एम साइन ओमेगा टी ही रहेगा। एंगल में फर्क नहीं आएगा, क्योंकि इधर ये 0 हो जा रहा है। तो फिर पावर हो जाएगा मेरा वी आई, एवरेज ऑफ वी आई, तो ये हो जाएगा, ये वी एम आई एम बाई 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा मेरा 200 इंटू आई एम कितना है, 200/r, आर कितना 20 इक्वल्स 2000 वाट्स। ये है हमारा एवरेज पावर ट्रांसफर। तो उम्मीद है सबको समझ में आ गया हो। ये क्वेश्चन थोड़ा ऊपर से गया हो सकता है, तो एक बार वापस समझा देता हूँ। नेचुरल फ्रीक्वेंसी बोला गया है, मतलब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कंसिडर करेंगे। तो फिर एक्स सी माइनस एक्सएल 0, तो जेड का वैल्यू जेड इक्वल्स आर आ जाएगा, क्योंकि ये 0 हो जाएगा। आई एम का वैल्यू वी एम बाई आर आ जाएगा। और पावर ट्रांसफर टू द सर्किट बोला है, तो हम वोल्टेज सोर्स से कंसिडर करेंगे। वी इक्वल्स आई, वोल्टेज सोर्स का, तो V इक्वल्स वी एम साइन ओमेगा टी, आई इक्वल्स आई एम साइन ओमेगा टी। पावर इक्वल्स एवरेज ऑफ V इंटू आई, तो फिर वी एम आई एम साइन स्क्वायर ओमेगा टी इक्वल्स वी एम आई एम साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो इसका जब एवरेज लेंगे तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह हाफ आ जाता है, हमने पहले देखा है ये। तो यही आ गया इधर, और इसको हम देख सकते हैं 200 इंटू, इधर एक हाफ भी आएगा ना, हाफ हाफ छूट गया था, तो ये हो जाएगा 1000 वाट्स। तो ये हो गया हमारा आंसर।
तो उम्मीद है सबको समझ में आ गया हो। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम चालू करेंगे न्यू चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो देख लेना और वीडियोस, अगर और कॉन्सेप्ट्स अच्छे करने हो। आगे भी वीडियोस आएंगे। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में। थैंक यू।